एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। ये आपके नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे इसमें लगते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाती हूँ आपको। आप लोग भी बोलते हैं कि इस तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए। आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे ये किस प्रकाशन का है, तो ये उपकार प्रकाशन का है। और उपकार में भी बिल्कुल अलग अलग तथ्य आते हैं। किस पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चंस, 9th 10th पर है, 11th 12th पर है, या फिर सिर्फ एस्टेड लिखा हुआ है, ये देखकर लेना पड़ता है। और राइटर कौन है इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये उपकार का है और इसके जो राइटर हैं शिवानी एवं नंद किशोर हैं। तो आप लोगों के पास जो है उनसे पढ़िए, जिनके पास नहीं है तो ये देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। और आज महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। और ज़्यादा बड़ा होने के बाद आप लोग भी आप लोगों को भी पता नहीं देखते हैं या नहीं, लेकिन अभी समय कम है तो कल एडमिट कार्ड आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 9th 10th के पॉलिटिकल साइंस को हमने पढ़ लिया है, तो आज सिर्फ हम प्रश्नों को करेंगे। तो 2 नंबर से यहाँ शुरू हुआ है और कैसे 2 नंबर से क्यों शुरू होता है ये सब मैंने आपको समझा दिया है। तो प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लक्ष्य क्या था? तो उपयोगितावादियों का, यानी कि अधिकतम लोगों में से जितने भी लोग थे उसमें अधिकतम लोगों का के जो सुख का लक्ष्य था वो था उपयोगितावादियों का, ना समाजवादियों का, ना साम्यवादियों का, ना लोकतंत्रवादियों का। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इसको याद रखना है कि अधिकतम सुख लक्ष्य था उपयोगितावादियों का। अगला है, उनमें से कौन सी घटना असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? तो ये आपके बुक से है। तो उनमें से कौन सी घटना, या फिर आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना। तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति की घटना जो थी ये असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। यह किसने कहा था कि पॉलिटिकल लाइब्रेरी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज अ माइथ? ये किसने कहा था, ये किनका कोटेशन है? तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये ग्रीन का कोटेशन था। और कौन सी बातें समानता के अंतर्गत नहीं आती है? तो विशिष्ट सुविधा की उपस्थिति अगर कहीं पर है, किसी को विशिष्ट मतलब कि स्पेशल, अगर किसी को आप स्पेशल सुविधा दे रहे हैं तो वो समानता के अंतर्गत ये बातें नहीं आती है। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब सारे कथनों को आपको देखना है कि समानता का अर्थ समान व्यवहार और समान परितोष है। परितोष मतलब रिवार्ड दिया हुआ है। समानता का अर्थ आय में बराबरी है, नहीं। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, ये भी गलत है। और सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर, ये समानता का भी प्रतीक नहीं है। यानी समानता नहीं है कि समान अवसर सिर्फ देना नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार भी समानता के भेदभाव को दर्शाता है। तो ये आपका पहला ही सही होगा। समानता का अर्थ है समान व्यवहार या समान परितोष, यानी कि जो रिवार्ड होता है वो एक जैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समानता के सकारात्मक पक्ष का क्या अर्थ है? तो समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर, ये तो सही लग रहा है। और चूंकि इसमें कूट नहीं है, बाकी आपको अगर समय मिल रहा है तो आप इसको पढ़ लीजिए। समाज फिर वही है ऊपर वाले प्रश्नों के ऑप्शन की तरह है, समाज में सबकी आय बराबर हो, समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, तो विशेष के लिए विशिष्ट सुविधाओं का अभाव, ये सब नहीं होगा, आपका यही सही है। और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ स्पेशल व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त है, यही है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। बाकी आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ये नहीं है। संपत्ति या जाति के आधार पर कुछ विशिष्ट वर्गों की सुविधा, ऐसी भी बात नहीं है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ नहीं हुआ। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ आपका, और समाज में किसी को कुछ संविधान देना, ये भी नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचारकों ने समानता को मिथ्या बतलाया? तो ये थे आपके प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने समानता को गलत बताया। और किस देश ने दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा था? तो ये यूनान था, अभी भी रखा है, अभी तक ये अपडेट है। आगे का आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस्लाम ने दास प्रथा को क्या बतलाया था? तो इस्लाम ने दास प्रथा को उचित बतलाया था। ये सारा अपोजिट प्रश्न है, तो इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला है आपका, प्राकृतिक समानता का आशय क्या है? प्राकृतिक समानता, एक तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान में समानता है, लेकिन ये है आपका प्राकृतिक समानता। और प्राकृतिक समानता का अर्थ है सभी मनुष्यों की प्रकृति एक जैसी है, नहीं। सभी मनुष्यों की क्षमता बराबर है, नहीं। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसे कहते हैं प्राकृतिक समानता। और व्यक्ति की प्रकृति में समानता अवस्थित है, ये नहीं होगा, आपका सी नंबर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो ये है पूर्ण समानता असंभव है। ये कथन सत्य है, क्योंकि ये संभव हो ही नहीं सकता। पूर्ण समानता केवल लोकतंत्र में संभव है, ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतंत्र देश है, फिर भी पूर्ण समानता नहीं है। पूर्ण समानता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। पूर्ण समानता विकसित राज्यों में संभव है, कुछ नहीं है। पूर्ण समानता बिल्कुल असंभव है, यही सत्य है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? आर्थिक समानता, ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखिएगा। तो आर्थिक समानता का अर्थ है आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से नहीं, ये आर्थिक दृष्टि से, इसी को आर्थिक समानता कहेंगे। और न्यूनतम अगर कम से कम अंतर हो तो इसको आर्थिक समानता कह सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा, किसी को 100 रुपये की आमदनी है, किसी को 95 की है, तो इसको हम लोग आर्थिक समानता कह सकते हैं, क्योंकि 100 और 95 के बीच न्यूनतम अंतर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो रूप हैं, किसका कथन है? ये स्वतंत्रता समानता पर ये टॉपिक है पूरा आपका प्रैक्टिस सेट। अभी तक जितने भी प्रश्न आपने देखे हैं तो इसको बिल्कुल गंभीरता से देखिएगा। और ये कथन है आपका गार्डविन का कि स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो रूप हैं। अगला प्रश्न है, जीवन के अधिकार का क्या अर्थ है? तो जीवन, किसी का जीवन समाप्त कर देना, आत्महत्या कर लेना, एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना जीवन के अधिकार का अर्थ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का क्या अर्थ है? तो एक सीमित अधिकार को ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे। और वैधानिक अधिकार, देखिए ये जो है निरंकुश अधिकार, ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकी दो कन्फ्यूजन वाले हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है एक सीमित अधिकार, और वैधानिक अधिकार विश्वास रखती है हर तरह के अधिकार का। देखिए यहाँ पर वर्णन है, वैधानिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, जीवन का अधिकार, नागरिक अधिकार। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो वैधानिक अधिकार विश्वास रखता है कि राज्य अधिकारों का निर्माण करता है, प्रकृति नहीं, ईश्वर नहीं, कोई भी अधिकारों का निर्माण नहीं करता, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है। प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो केवल नागरिक करते हैं। नागरिक अधिकार का उपयोग तो नागरिक ही करेंगे, केवल विदेशी ये भी नहीं होगा। ये जो है नागरिक और विदेशी दोनों, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। नागरिक अधिकारों का उपयोग केवल नागरिक करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न आपका है, समाज कल्याण सिद्धांत किसको महत्व देता है? केवल व्यक्ति कल्याण को, केवल सामाजिक कल्याण को? समाज कल्याण सिद्धांत है तो केवल सामाजिक कल्याण थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, दोनों में से किसी को नहीं। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को समाज कल्याण सिद्धांत महत्व देता है। अगला प्रश्न है, किन अधिकारों को 1948 में राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में अनुमोदित किया गया था? किन अधिकारों को 1948 ईस्वी में? तो ये किसी तरह के, जिस मानव अधिकार या नागरिक अधिकार या वैधानिक अधिकार, किसी भी अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुमोदित नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा किसी को भी नहीं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। इस प्रश्न को समझिएगा, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने। संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। संविधान के अंतर्गत कौन एक बात नहीं आती है, यानी कि इसमें से 3 बातें आती है, एक बात नहीं आती है। तो इसको समझना है, राज्य के शासन का स्वरूप तथा संगठन ये संविधान के अंतर्गत आती है। सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन ये भी संविधान के अंतर्गत आती है। सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध ये भी आती है। और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन ये संविधान के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संप्रभुता क्या है? तो निरंकुश ही संप्रभुता है। अनिरंकुश, थोड़ा निरंकुश, निरंकुश नहीं, ये तीनों मिलता जुलता है, ये अलग है, इसीलिए ये संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्मित कानून को लागू करता है? न्यायालय, तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये राजनीतिक संप्रभु द्वारा जो निर्माण किया जाता है कानून, उसी को न्यायालय लागू करता है। और लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास, संप्रभुता आप समझ रहे हैं, यहाँ अभी आपने समझा है निरंकुश, यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न हो, किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास आपको मिलेगा जनता में। जनता बिल्कुल आवाज़ उठा सकती है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास यहीं मिलता है, क्योंकि आजकल तो जैसा कहा जाता है, प्रेस और न्यायालय कोई भी संप्रभु नहीं रहा है, हर कोई पैसे के दम पर काम करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनता जो है अपने मन की बातें करती है
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता का गुण नहीं है? तो संप्रभुता का गुण स्थायित्व है, अदेयता है, अविभाज्यता है, लेकिन उदासीनता संप्रभुता का गुण नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया किसमें? ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया गया था। हिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा था, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल सारे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सारा प्रश्न और उत्तर मिलता जुलता होता है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने इस नारे को बुलंद किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगला है आपका, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को पुष्ट किसने किया था? वही नारा है जो भी आपने 28 नंबर प्रश्न में देखा। तो यह है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को पुष्ट किया था। और इसी नारे को फ्रांस की राज्य क्रांति ने बुलंद भी किया था। यानी अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि व्यक्तिगत का विकास होता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके ग्रीन ने। और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसको आपने पीछे देख लिया था, बिना बंधनों की स्वतंत्रता। लेकिन देखिए, प्रश्न एक ही था, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ, और ऑप्शन अलग है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो यह है कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता। और राज्य के अगर स्वतंत्रता व्यक्ति को बंधन के साथ न दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये अगर किसी प्रकार का बंधन न दिया जाए तो इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। वो किसी भी काम को अंजाम दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर बंधन हो तो इसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को एक भय बना रहता है कि इस काम को करने के बाद हमें ये भुगतना है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के अस्तित्व के पहले वाली स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? राज्य के अस्तित्व के पहले वाली स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता, और राज्य द्वारा उत्पादित तथा संरक्षित अधिकारों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। या किसने कहा था, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चैन? वो आज़ाद पैदा लेता है लेकिन हर जगह वो एक चैन में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आपके रूसो ने। और राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारिक महत्व घटता जा रहा है, क्यों? राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारिक महत्व घट रहा है, यानी अब व्यवहारिक उसमें कुछ भी नहीं रहा है राजनीतिक व्यवस्था में। इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यह परिष्कृत और सुगम हो गई है, इसीलिए इसका व्यवहारिक महत्व घटता जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था को आलोचना का पात्र किसने बनाया है? राजनीतिक व्यवस्था को आलोचना का पात्र बनाने वाले आमंड और स्टन थे। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को आलोचना का पात्र बनाया। और राजनीतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो ये है आपका, राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था की संरचना और उसके प्रक्रियाओं के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है, इसे ही राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। और निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण आंकड़ों का संगठन करने, उनकी संकल्पना करने, उन्हें संहिताबद्ध बनाने और उसके जोड़ तोड़ का एक ढांचा है। यानी निवेशन जो है वो निर्गतन दृष्टिकोण, आंकड़ों का संगठन, उनकी संकल्पना, उन्हें संहिताबद्ध बनाना और उसके जोड़ तोड़ का एक ढांचा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके O.R. यंग का। ये आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे पॉलिटिकल साइंस के। तो आज बस इतना ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो तो आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो अब बाकी का प्रश्न अगले क्लास में लेकर मिलेंगे आपसे। ये सारे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कितना हेल्प मिल रहा है कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। बने रहिए इस चैनल।